हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 2013 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आई हूँ सीटेट का। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसे ध्यान से देखेंगे। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता की प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों की वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को नहीं प्रभावित करता है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि आनुवांशिक बनावट जो हेरिडिटी से जो बनावट होती है वो व्यक्ति के आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। मतलब क्या है कि जो हेरिडिटी का बनावट मिलता है, जो जीन से शरीर का निर्माण होता है, और जो एनवायरनमेंट मिलता है, परिवेश जो होता है, दोनों की जो गुणवत्ता है उस दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करती है। इसलिए ये कथन सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस एक संबंध को स्पष्ट करता है। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति मतलब तनाव को खत्म करने का। तनाव निष्पत्ति मतलब जो उसको चिंता को तनाव जो उत्पन्न होता है, जो उत्पत्ति होती है तनाव की, निष्पत्ति। तनाव निष्पत्ति मतलब तनाव जो शारीरिक या मानसिक बेचैनी जो होती है उसको जो उत्पन्न करता है। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति मतलब तनाव के उत्पन्न होने को जो प्रभावित करता है वो किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो इसमें इसका आंसर होगा कौन सी भावना? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता या संज्ञान प्रतियोगिता। संज्ञान भावना का मतलब होता है कि महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया, ध्यान, निपुणता, निर्णय लेना। तो परीक्षा में संज्ञान भावना ही प्रभावित होती है। तनाव का विलोपन नहीं होता है, निष्पत्ति की चिंता नहीं होती है, निष्पत्ति मतलब कि पूर्णता की चिंता नहीं होती, और संज्ञान मतलब नॉलेज की प्रतियोगिता नहीं होती। तो ये क्या है? नॉलेज की भावना मतलब महत्वपूर्ण तथ्य या प्रक्रिया या भाषा की निपुणता, निर्णय, ये सारी चीजें तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। समावेशन का क्या मतलब होता है? जिसमें कि सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चे भी पढ़ते हैं, दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं। तो विद्यालय में समावेशन जो है वो कहाँ पर केंद्रित होता है? विशिष्ट श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म है। ये सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, मतलब विशिष्ट श्रेणी के जो बच्चे आते हैं, जो दिव्यांग बच्चे आते हैं, उनके लिए मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म मतलब माइन्यूट से माइन्यूट प्रावधान के निर्माण पर, ताकि उनको असुविधा न हो। केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, निर्योग्य बच्चों पर, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। समावेशन जो होता है ना, वो विशिष्ट श्रेणी के जो बच्चे आते हैं, दिव्यांग बच्चे आते हैं, उनके लिए प्रोविजन, माइन्यूट से माइन्यूट प्रोविजन के लिए ध्यान दिया जाता है। यह मुख्यतः विशिष्ट बच्चों के लिए केंद्रित होता है, क्योंकि समावेशन में सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को मतलब दिव्यांग बच्चों को भी शामिल किया जाता है। इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? क्योंकि ये देखो, ये सिद्धांत है मैस्लो का। मैस्लो का सिद्धांत क्या बताता है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं या जो आवश्यकताएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। मतलब पहले कौन सी इच्छा पूरी होती है? सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड होता है। सबसे पहले हमारा जो इस तरह का मैस्लो का नीड का होता है। ठीक है, इसका आंसर है मैस्लो। सबसे पहले हमें क्या होता है? फूड सिक्योरिटी, ये सब पहले प्राइमरी फूड सिक्योरिटी, इस तरह की चीजें होती हैं जिसको हम साइकोलॉजिकल नीड कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है फिर सेफ्टी का नीड। उसके बाद हो गया तो अब सेफ्टी चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। उसके लिए पुलिस का प्रोटेक्शन, राज्य से, सरकार से, लोगों से, यहाँ सेफ्टी का नीड आ जाता है सेकंड में।
सेफ्टी का नीड होने के बाद फिर तीसरी आवश्यकता होती है मनुष्य को। जब एक एक करके जब नीड पूरी होती जाती है तो मनुष्य आगे बढ़ता जाता है। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी मिल गया, फिर सेफ्टी मिल गया, फिर क्या हुआ कि लव और बिलोंगिंगनेस, उसको लगता है कि उसका कोई अपना समझे और उससे प्यार करे, तो ये हो गया। उसके बाद आता है एस्टीम, सेल्फ स्टीम, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है तब सेल्फ स्टीम की बात आती है, ठीक है। तो सेल्फ स्टीम में वो फिर नौकरी खोजता है, फिर अपना प्रेस्टीज बढ़ाता है। उसके बाद होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या क्या चीज चाहिए होता है उसको, क्रिएटिविटी, मोरलिटी, वैल्यूज, ये सारी चीजें आती है जब वो। तो क्या देख रहे हैं हम कि धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ता है। एक नीड पूरा हो गया तो दूसरा। तो इसी तरह बच्चे वृद्धि और अपने विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं ताकि वो अपने सारे नीड्स को पूरे कर सकें। इसलिए इसका आंसर है मैस्लो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए क्या समुचित है। प्रतिभाशाली मतलब गिफ्टेड, है ना। तो वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव योग्य नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ये सारा प्रतिभाशाली बच्चे के लिए कहा जा रहा है, क्लास में जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण उनका महत्व है। तो देखो इसमें क्या करना है कि बताना है कि क्या समुचित है, मतलब क्या हो सकता है उसके साथ भी, जो प्रतिभाशाली है उसके साथ क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है कि वो चूंकि बहुत गिफ्टेड होते हैं तो बहुत संवेदनात्मक भी होते हैं, उनका इमोशनल ज्यादा होते हैं, तो अपने हाई इमोशन के चलते वो निम्न श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब गिफ्टेड होने पर भी उनके नंबर कम आ सकते हैं। अगला है कि भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। इसमें से चार्ट दिया है जो भाषा अवबोधन से संबद्ध कौन सा विकार है। तो पहला है अप्रेक्सिया, जिसको चलाघात भी कहते हैं। अप्रेक्सिया का मतलब होता है कि ये एक तरह का मानसिक विकार होता है जिसमें कि स्किल्ड मूवमेंट, जैसे कोई ऐसा काम जिसमें कि जैसे सुई धागा से सिलना, जूता का लेस बांधना, शर्ट का बटन लगाना, ये सब जो मूवमेंट है वो नहीं कर पाता है बालक, तो उसे कहते हैं अप्रेक्सिया या चलाघात। दूसरा है पठन वैकल्य, डिस्लेक्सिया। इसमें क्या होता है कि वो पढ़ने में उसको दिक्कत होती है, बच्चे को तो दिक्कत होती है, तो वो क्या करता है, उल्टा दिखता है उसको लेटर सब, बी डी दिखता है। तो इस तरह से बी को डी देखना या फिर कोई भी लेटर उसको उलट के दिखता है, ठीक है। तो इसे हम पठन वैकल्य कहते हैं। वाक संबंधी रोग में क्या होता है कि बोलने में बोली बंद हो जाता है और कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो एक दूसरे से बातचीत, अपनी बात को पहुंचा नहीं पाता है जो बोलना चाहता है, तो उसको कहते हैं वाक संबंधी। और भाषाघात क्या होता है, भाषाघात में होता है एफेसिया में ही होता है कि वो अपनी बात को पहुंचा नहीं सकता है। वाक संबंधी रोग में तो हकलाना या सिर्फ बोलने में जो दिक्कत हो। भाषाघात में क्या होता है कि वो अपनी बात पहुंचा नहीं पाता है, वो बोली बंद हो जाती है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है अपनी बात। तो इसलिए भाषा और बोधन में क्या संबंध विकार है भाषा से जुड़ा हुआ, तो ये भाषाघात। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित जो है वाइगोत्स्की का, ये इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए, सक्रिय अनुकूलन। तो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की का, वो सक्रिय अनुकूलन पर आधारित है। अगला है कि एक विद्यार्थी, मतलब इसका कहने का मतलब है कि पारस्परिक शिक्षण नहीं होता है, मतलब एक दूसरे के साथ शिक्षा नहीं हो रहा है। पारस्परिक शिक्षण का क्या मतलब हुआ कि आप लोग एक दूसरे से मिल के पढ़ाना। पारस्परिक शिक्षण में होता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन, जो कि लर्निंग को बढ़ाए, ठीक है। और दूसरा है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, जो कि संस्कृति से अलग, निरपेक्ष मतलब होता है कि कोई संबंध नहीं रखना, इंडिपेंडेंट। संज्ञानात्मक विकास ये नहीं है।
अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, इंट्रोस्पेक्शन का जो अधिगम होता है, अंतर्दृष्टि मतलब अपने अंदर झांकना, तो इसका आंसर है सक्रिय अनुकूलन। एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, हमेशा लो रिजल्ट कर रहा है, उसका स्कोर्स लो आ रहा है, तो उसके अभिभावक को क्या सहायता के हेतु परामर्श दिया जाता है, क्या सजेस्ट किया जाता है पेरेंट्स को? तो पहला कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल आदि पर रोक लगाए, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे, मतलब जो नहीं पढ़ा सही से उसको क्या क्या झेलना पड़ा ये बताया जाए, या घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने के लिए कहा जाए। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा कि उसको अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में, मतलब टीचर से इंटरेक्शन बढ़ाना होगा, क्योंकि स्टूडेंट को मदद टीचर ही कर सकता है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा में सीख रहा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है वो बांग्ला में सीख रहा है और दूसरा कोई बच्चा वो बांग्ला भाषा को द्वितीय भाषा के, हिंदी जानता है और बांग्ला सीख रहा है, तो दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का त्रुटि कर सकते हैं? दोनों बच्चे में से कौन तरह का, तो किस तरह की गलती हो सकती है? तो आधिकारिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, अत्यधिक संशुद्धता, विकास, इसमें यहाँ पर विकासात्मक गलती होगी, क्योंकि जो अपनी मातृभाषा में अध्ययन कर रहा है वो, और दूसरा उसी भाषा को अध्ययन कर रहा है, तो दोनों में किस तरह की त्रुटि हो सकती है? तो विकास में विकासात्मक त्रुटि हो सकती है। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत हम लोग जानते हैं को वैध नहीं माना जा सकता। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका दिया हुआ है? गार्डनर का दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने कितने तरह की बुद्धि को बताया है, 10 तरह की बुद्धि के 10 कारक बताए हैं ना बहुबुद्धि सिद्धांत में गार्डनर ने। पहला भाषाई बुद्धि का सिद्धांत मैं डाली हूँ, उसको देखिएगा, उसमें सबका है। भाषाई बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, फिर शारीरिक गतिज बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि और अध्यात्मवादी बुद्धि। तो ये बुद्धि थर्स्टन का भी सिद्धांत में 7 है, तो यहाँ गार्डनर का 10 है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है, इसमें क्या को वैध नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक आधार पर आधारित है, और इसके बाद यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। सामान्य बुद्धि हम लोग पढ़े थे कि जिसमें एक जनरल बुद्धि सबके पास होती है, और जो स्पेसिफिक बुद्धि आती है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। यही न था द्विकारक सिद्धांत में। तो इसका आंसर यही होगा कि वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में जितने तरह की बुद्धि उन्होंने बताया उसका मापना संभव नहीं है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा आलोचना? यह शोधारित नहीं है, शोधारित होगा कि शोध आधारित होगा? ये क्वेश्चन शोध पर आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धि विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो इसमें क्या है कि बहुबुद्धि सिद्धांत में ये जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है ये वाला है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता नहीं प्रदर्शित करते, वो कई क्षेत्रों में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये आलोचना सही नहीं है। कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के हस्तांतरण की गति को कम करते हैं।
स्थानांतरण का मतलब पाठ्यचर्या एकदम, अगर कोई बहुत तेजी से सीख रहा है, कोई बहुत स्लो सीख रहा है, तो अगर हम व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखते हैं तो हमको सब बच्चों के हिसाब से पढ़ाना होगा। तो ये गति कम करते हैं और उसके बाद लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक की मदद करता है। तो इसका आंसर ये होगा कि व्यक्तिक विभेद जो है ना वो लाभकारी है। क्यों? क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचना, हर व्यक्ति का अलग अलग संरचना स्ट्रक्चर है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो अलग अलग है, वो अध्यापक को समझने में मदद करता है। ठीक है, अगला है बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक के वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें और परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री स्वरूप किससे संबंधित है? बहुत सारा चीज लिखा है। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें मतलब मल्टीपल टीचिंग क्लासिकल टेक्निक्स, वर्गीकृत अधिगम सामग्री क्लासिफाइड लर्निंग मटेरियल्स, बहु आकलन तकनीक मल्टी असेसमेंट टेक्निक और परिवर्तनीय जटिलता मतलब चेंजेबल कॉम्प्लेक्सिटीज और सामग्री स्वरूप किससे संबंधित है? तो पहला दिया है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप। सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप सीखने के लिए क्या होता है? यह प्रारूप ऐसा होता है कि जिसमें लर्निंग के लिए सभी बाधाओं को, सीखने के लिए जितने भी बाधा हैं पाठ्यक्रम में उनको हटाना, इसको कहते हैं सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप। इसमें लर्निंग में जो भी बाधाएं आती हैं उनको हटाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? जिसमें एक विद्यार्थी या समूह को विशेष प्रकार का उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग होता है कि जिसमें किसी विद्यार्थियों का या तो ग्रुप बना दिया जाता है या अलग अलग सभी विद्यार्थियों को उन पढ़ाई संबंधी या लर्निंग संबंधी जो भी अधिगम संबंधी कठिनाई होती है उसको दूर करने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, और विभेदित अनुदेशन में क्या होता है कि अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को अलग अलग ये करके टीचर उनको इंडिपेंडेंटली अलग अलग पढ़ाता है, मतलब इसको कहते हैं विभेदित डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। उसमें टीचर हर बच्चे के लिए उनके मेंटल एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाता है। फिर पारस्परिक शिक्षण में क्या होता है कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और सीखते हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया कि ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं, तो इसका है विभेदित अनुदेशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना इसमें, सब क्या है कि अलग अलग चीजें हैं, तो इसको डिफरेंशिएटेड करके अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग तरीकों से पढ़ाने के तरीके हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक एवं स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है? तो नियमों के प्रति घृणा या स्वायत्तता या किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या परिपक्वता, वो इंडिपेंडेंस चाह रही है, स्वायत्तता चाह रही है कि वो अपना काम खुद से करे, अपने निर्णय खुद से ले। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि का मतलब होता है इनसाइट। इसका मतलब होता है कि तुरंत कोई भी चीज को सॉल्व करने का अचानक से आइडिया आ जाना, उसको कहते हैं हम अंतर्दृष्टि, इनसाइट, सूझ जिसको कहते हैं कि अचानक आइडिया क्लिक करता है। मेंटल सेट्स क्या है कि ये माइंड का या ब्रेन का, दिमाग का टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। उससे क्या होता है कि वो ये प्रवृत्ति ऐसी है कि किसी भी चीज के जो समाधान है, किसी समस्या का जो समाधान है, जो बहुत पॉपुलर है, जो बहुत फेमस है, उसको अपना लेना, उसको पकड़ लेना और बाकी सारे ऑल्टरनेटिव जो भी विकल्प हैं उन पर ध्यान नहीं देना। ये मानसिक मेंटल सेट हो गया कि मेरा मेंटल सेट है कि हम जो चल रहा है उसी को लेंगे, बाकी और भी होंगे विकल्प जिनको हम ध्यान नहीं देंगे। तीसरा है मोर्चाबंदी या एंट्रेंचमेंट। क्या होता है कि ये माइंड का एक फ्रेम होता है, दिमाग का एक फ्रेम होता है जिसमें कि वो एक प्रॉब्लम को एक कॉन्टेक्स्ट में या प्रॉब्लम को एक कॉन्टेक्स्ट में देखता है। मोर्चाबंदी मतलब माइंड का एक, हमारा क्या है,
फ्रेम ऑफ माइंड है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को उसी तरह से देखते हैं और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करने का मतलब एक अपने नज़रिए से समस्या को देखते हैं और अपने तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिक्सेशन क्या है, निर्धारण, ये है फ्रायड का सिद्धांत है, जो कि लोगों का बचपन से जो रिलेशनशिप या अटैचमेंट होता है चीज़ से या पीपल से, लोगों से, वो एडल्टहुड तक चलता है किसी भी चीज़ से। जैसे मान लो किसी को नेल बाइट करने का आदत है, नाखून काटने का दांत से, तो वो बड़े होने तक भी रहता है। इसको हम कहते हैं फिक्सेशन, मतलब वो फिक्स हो जाता है पर्सनैलिटी के साथ। तो इसका आंसर होगा कि समस्या समाधान को बाधित नहीं करता। ये कोई भी समस्या देखो सब में है कि अपना माइंड सेट कर लिए और हम उसको अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन इनसाइट जो है वो अचानक आता है, अंतर्दृष्टि या सूझ अचानक से आता है। तो ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है, अचानक से आकर और हमें आंसर सुझा देता है। तो आज इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।